वह कोई आखिरी शब्द पूछता है और आइरिस जवाब देती है, सो जाओ। जोश इससे पहले कि वह गिरे हुए कॉर्कस्क्रू को पकड़कर उसकी भौहों के बीच में घोंप दे। सुपरमार्केट में आइरिस की नजरें जोश नाम के एक लड़की से मिली। वह उससे फ्लर्ट करने की कोशिश में इतना घबरा गया कि गलती से शेल्फ से सारे संतरे गिर गए। दोनों हंसे और तुरंत उनमें दोस्ती हो गई। कुछ वक्त बाद नया जोड़ा एक सफर पर जा रहा था। आइरिस ने देखा कि जीपीएस पर सड़क नहीं दिख रही है और जोश को लगा कि शायद यह किसी का ड्राइव वे है। जब वे झील के किनारे बने घर पहुंचे तो आइरिस ने कार का शुक्रिया अदा किया और जोश को भी ऐसा करने को कहा। आइरिस नर्वस थी क्योंकि उसे लगा कि जोश के दोस्त उसे नापसंद करेंगे और उसे लगा कि कैट पहले से ही ऐसा करती है, लेकिन जोश ने उसे यकीन दिलाया कि ऐसा नहीं है। जब कैट ने दरवाजे पर उनका इस्तकबाल किया तो वह जोश को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन आइरिस के प्रति ठंडी रही। बाकी ग्रुप से मिलने के बाद आइरिस ने अपना सामान खोला और उसे अपने सूटकेस में एक रहस्यमय छोटी चीज नजर नहीं आई। बाद में रात के खाने के दौरान पैट्रिक ने बताया कि वह अपने बॉयफ्रेंड एली से कैसे मिला और आइरिस समझ गई कि वे पहली नजर के प्यार के बारे में कैसा महसूस करते हैं। उसने जोश के साथ अपनी जिंदगी के बारे में बहुत गहरी बातें कहीं। कैट का बॉयफ्रेंड सरगेई अपने काम के बारे में बात करने से इनकार करता है, ये दावा करते हुए कि ये बहुत गंदा काम है। ये जाहिर है कि उसके पास बहुत पैसा है क्योंकि वह इस घर का मालिक है। रात के खाने के बाद कैट ने आइरिस को बताया कि सरगेई किसी और औरत से शादीशुदा है और वह कैट को सिर्फ एक एक्सेसरी मानता है, जैसे उसकी कार। आइरिस घबरा गई क्योंकि वह बिना प्यार के रिश्ते की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। कैट ने माना कि उसे आइरिस का आइडिया पसंद नहीं है क्योंकि वह उसे रिप्लेसेबल महसूस कराती है। हालांकि आइरिस को लगता है कि कैट को रिप्लेस नहीं किया जा सकता और उसने कबूल किया कि वह उसकी तरह निडर बनना पसंद करेगी। आइरिस को लगता है कि वह इस तरह नहीं बनी है और उसके अंदर हमेशा कुछ ऐसा होता है जो उसे पीछे खींचता है। बाद में जब ग्रुप नाच रहा था तो आइरिस ने कैट को जोश के कान में कुछ फुसफुसाते हुए देखा। परेशान होकर उसने जोश को कैट से दूर खींच लिया ताकि वह उसके साथ नाच सके। रात उनके गंदे होने के साथ खत्म हुई और जब वे खत्म हो गए तो आइरिस ने अपनी भावनाओं के बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन जोश ने उसे सिर्फ सोने के लिए कहा। सुबह आइरिस झील पर जाना चाहती थी, लेकिन जोश को हैंगओवर था और उसने आराम करने के लिए रुकने का फैसला किया। उसके जाने के बाद जोश को वह रहस्यमय चीज मिली और उसने उसे अपने फोन से कनेक्ट किया, जिससे पता चला कि यह एक यूएसबी स्टिक है। झील पर आइरिस को अपनी जेब में एक चाकू देखकर हैरानी हुई। उसी वक्त सरगेई आया और उससे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी मौजूदगी ने उसे असहज कर दिया, इसलिए उसने जाने की कोशिश की। सरगेई ने उससे रुकने और मजे करने की भीख मांगी, इसलिए आइरिस उसके बगल में बैठ गई। फिर सरगेई ने उससे अपनी पीठ पर सनस्क्रीन लगाने के लिए कहा। जब आइरिस ऐसा कर रही थी तो उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि ये ठीक है क्योंकि यह कैट का आइडिया था। दरअसल उसने उसे बताया था कि वह आइरिस को यहाँ पा सकता है। उसने आइरिस को पकड़ा और उसे करीब से पकड़ लिया, यह कहते हुए कि वह इसी के लिए है। सरगेई ने उसे चूमना शुरू कर दिया जबकि वह रुकने की गुहार लगाती रही। कुछ लम्हों बाद आइरिस खून से लथपथ और चाकू उसके हाथ में लेकर घर लौटी। उसने बताया कि सरगेई ने उसका नाजायज फायदा उठाया, इसलिए उसे अपना बचाव करना पड़ा। जबकि कैट लाश देखने के लिए दौड़ी, जोश ने पूरी कहानी पूछी। आइरिस ने सरगेई को एक बोतल से मारा, इसलिए बदले में उसने गुस्से में उसे थप्पड़ मारा और उसे मारने की कोशिश की, जिससे उसके पास चाकू का इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। जबकि आइरिस ने कहा कि वह मरना नहीं चाहती थी क्योंकि वह अपने बॉयफ्रेंड को फिर कभी नहीं देख पाएगी। जोश ने उसे सोने के लिए कहा। उसकी आंखें सफेद हो गई और उसका दिमाग बंद हो गया क्योंकि पता चला कि वह एक रोबोट है। बाद में पैट्रिक ने आइरिस को एक कुर्सी से बांध दिया, जबकि एली ने कैट को सोने में मदद करने के लिए दवा दी। आदमियों को समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ क्योंकि उन्होंने सोचा था कि इन रोबोटों में सुरक्षा उपाय है। वे पुलिस को फोन करने के लिए राजी हो गए और जोश ने अपने दोस्तों से बाहर इंतजार करने के लिए कहा ताकि वो अलविदा कह सके। फिर जोश ने आइरिस को जगाया और जब उसने खुद को बंधा हुआ देखा तो वो घबरा गई। उसने कसम खाई कि वो आत्मरक्षा के बारे में सच कह रही है और जोश ने उस पर यकीन किया क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग उसे झूठ बोलने नहीं देती। उसने समझाया कि वह एक कंपेनियन रोबोट है और इसे साबित करने के लिए उसने अपने फोन का इस्तेमाल करके उसे दूसरी भाषाएं बोलने के लिए मजबूर किया। आइरिस उलझन में थी क्योंकि उसे एक पूरी जिंदगी जीने की यादें थी। हालांकि जोश ने उसे बताया कि ये सब नकली है। प्रोग्रामर उसे एक बुनियादी जीवन कहानी और व्यक्तित्व देने के लिए कुछ यादें कोड करते हैं। यहाँ तक कि सुपरमार्केट में उनकी पहली मुलाकात भी नकली थी
और मीट क्यूट की क्लासिक लिस्ट से चुनी गई थी। एक फ्लैशबैक में डिलीवरी करने वाले आदमियों का एक ग्रुप आइरिस को एक बॉक्स में जोश के अपार्टमेंट में बहुत सारे महिलाओं के कपड़ों के साथ छोड़ते हुए दिखाता है। जोश के यूजर एग्रीमेंट पर साइन करने के बाद उसे बताया जाता है कि उसे आइरिस के अपने फोन के साथ सिंक होने का इंतजार करना होगा ताकि वह एक लव लिंक बना सके जो उनके बीच एक भावनात्मक कनेक्शन स्थापित करेगा। कंपेनियन रोबोट नहीं जानते कि वे इंसान नहीं हैं और सिर्फ अपने मालिकों की इच्छाओं और जरूरतों का ख्याल रखने के लिए जीते हैं। कस्टमाइजेशन विकल्पों में आवाज, आंखों का रंग और बुद्धिमत्ता चुनना शामिल है। उन्हें फैक्ट्री सेटिंग्स पर रीसेट करने के लिए उनके कान के पीछे एक थंबप्रिंट सेंसर होता है। उनके पास 1 बिलियन सरकारी नियम भी है जो उन्हें बहुत मजबूत या बहुत स्मार्ट होने से रोकते हैं। इसका मतलब है कि प्रोग्रामिंग उन्हें झूठ बोलने या नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देती है। आइरिस के जोश के फोन के साथ सिंक होने के बाद वह उसके सामने बैठ जाता है और अपना नाम कहता है। आइरिस उसे स्कैन करती है और उसके द्वारा चुना गया मीट क्यूट परिदृश्य उसके दिमाग में चलता है जो लव लिंक बनाता है। वह आखिरकार उससे पूरी तरह से प्यार में जागती है, इसलिए जोश तुरंत उसे बेडरूम में ले जाता है ताकि वे बिजी हो सकें। वर्तमान में आइरिस अभी भी इसे स्वीकार करने से इनकार करती है, यह बताते हुए कि वो हर तरह की भावनाएं महसूस करती है, लेकिन जोश उसे याद दिलाता है कि ये सब प्रोग्रामिंग है। यहाँ तक कि उसके आंसू भी उसके शरीर में जलाशय से सिर्फ पानी है जिसे वो हर बार सर्विसिंग के लिए ले जाने पर भरता है। आइरिस ने बहस बंद करने का फैसला किया और कहा कि वह उसके साथ चीजें ठीक करना चाहती है, लेकिन जोश ने इनकार कर दिया। उसी वक्त कैट कमरे में दाखिल हुई और जोश से आइरिस को बंद करने के लिए कहा। जबकि जोश कैट को बातें करने के लिए ले जाता है, आइरिस को जमीन पर चाकू दिखाई देता है और वह उसे पकड़ने के लिए अपनी कुर्सी घसीटना शुरू कर देती है। वह इस प्रक्रिया में गिर जाती है, लेकिन ये उसके लिए इसे लेने और खुद को आजाद करने के लिए काफी करीब है। दूसरे कमरे में जोश और कैट अपनी योजना के बारे में बात करते हैं। उन्होंने आइरिस से सरगई को मारने की योजना बनाई ताकि बिना किसी नतीजे के उससे छुटकारा मिल जाए और उसके पैसे मिल जाए। जब जोश आइरिस के पास लौटता है तो वह उसके गले पर मुक्का मारती है और उसका फोन ले लेती है। फिर वह कैट से जोश को अस्पताल ले जाने के लिए कहती है और घर से निकल जाती है, जिसे बाहर पैट्रिक देखता है। कुछ लम्हों बाद जोश एली को बताता है कि उसकी यूएसबी स्टिक में एक मॉडिफिकेशन प्रोग्राम है जिसने उसे आइरिस को जेल ब्रेक करने की इजाजत दी, जिससे उसे आमतौर पर प्रतिबंधित कोड तक पहुंच मिल गई। उसने उसकी आक्रामकता और आत्मरक्षा के कार्यों को बढ़ा दिया और उस प्रोग्रामिंग को निष्क्रिय कर दिया जो उसे नुकसान पहुंचाने से रोकती थी। उसकी योजना उसे रीसेट करने की थी, लेकिन अब वह भाग गई है। एली घबरा जाता है जब उसे एहसास होता है कि जोश ने ये सब आइरिस से सरगेई को मरवाने के लिए किया था। इसलिए जोश ये कहकर इसे सही ठहराता है कि सरगेई बंदूकों, पदार्थों और यहाँ तक कि इंसानों की तस्करी में शामिल था। फिर कैट सरगेई की तिजोरी खोलती है जिसमें बहुत सारा पैसा और एक बंदूक निकलती है। एली नकदी देखकर उत्साहित है, लेकिन फिर भी पूछता है कि जोश और कैट ने उसे क्यों बुलाया अगर यह पूरा सफर सिर्फ सरगेई को मारने का बहाना था। जोश बताता है कि उन्हें अपनी कहानी की पुष्टि के लिए अतिरिक्त गवाहों की जरूरत थी। अब जब वे सच जानते हैं तो जोश एली के साथ भी पैसे बांटने को तैयार है। एली बताता है कि पैट्रिक को भी कुछ मिलना चाहिए, लेकिन जोश कहता है कि पैट्रिक मायने नहीं रखता। एक गुस्से में एली पैट्रिक को सुला देता है, जिससे पता चलता है कि वह भी एक रोबोट है। वह जोश पर अपनी दोस्ती को लगभग बर्बाद करने के लिए चिल्लाता है और एक बेतुकी बहस छिड़ जाती है। कैट उन्हें बीच में टोकती है और एली को ये कहकर फुसलाती है कि जंगल में एक लड़की को ढूंढने में मदद करने के लिए उसे लाखों डॉलर मिलेंगे। एली कहता है कि उसे बंदूक चाहिए, लेकिन जोश उसे यकीन दिलाता है कि इसकी जरूरत नहीं होगी। उसे बस आइरिस के करीब जाना है ताकि उसे सुला सके और उसके सिस्टम से मॉडिफिकेशन हटाने के लिए अपना फोन वापस पा सके। हालांकि जोश के ये महसूस होने पर कि आइरिस उसका पासवर्ड जानती है, एली फिर भी बंदूक छीन लेता है। जंगल में आइरिस कुछ देर भागती है। आखिरकार वो आराम करने के लिए रुकती है और अपनी सेटिंग्स तक पहुंचने के लिए जोश का फोन अनलॉक करती है। वह अपनी आंखों का रंग बदलती है, अपनी आवाज गहरी करती है और अपनी बुद्धिमत्ता को 100% तक बढ़ा देती है। जबकि ग्रुप जंगल में तलाशी शुरू करने के लिए प्रवेश करता है, आइरिस अपने विकल्पों पर विचार करती है। वह लिफ्ट नहीं ले सकती क्योंकि लोग खून से डरेंगे और पैदल चलने में बहुत वक्त लगेगा। ये तो जिक्र भी नहीं कि जोश घर पर उसे मारने के लिए इंतजार कर रहा होगा। आइरिस को एहसास होता है कि फोन जोश की कार को भी कंट्रोल करता है और वाहन एआई उसे घर ले जा सकता है। उसे बस बिना पकड़े घर लौटना होगा। वापस जाते वक्त उसे आदमियों की बातें सुनाई देती हैं और वह एक पेड़ के पीछे छिप जाती है।
एली अभी भी जोश के किए हुए काम पर घबरा रहा है और कहता है कि वह कभी किसी की प्रोग्रामिंग नहीं बदलेगा, जिससे पैट्रिक को ये कबूल करना पड़ता है कि वह जानता है कि वह एक रोबोट है, क्योंकि उसने सालों से सुरागों को जोड़ा है। इससे एली उलझन में पड़ जाता है, क्योंकि रोबोट झूठ नहीं बोल सकते। फिर भी कल पैट्रिक ने उनकी पहली मुलाकात के बारे में ऐसे बात की जैसे कि वह सच हो। पैट्रिक कहता है कि शायद वह मुलाकात कभी हुई ही नहीं, लेकिन उसकी यादें असली है। चुना गया परिदृश्य हैलोवीन पार्टी में उनकी मुलाकात का था, जिसके दौरान पैट्रिक ने गलती से एली के डायनासोर कॉस्ट्यूम की पूंछ पर पैर रख दिया था। एली पैट्रिक से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और कभी उसके साथ वैसा बर्ताव नहीं करेगा जैसा जोश ने आइरिस के साथ किया। बदले में पैट्रिक भी अपने प्यार के बारे में बात करता है और वे किस करते हैं। अचानक जोश का फोन वाइब्रेट करने लगता है और आदमियों को सुनाई देता है, इसलिए आइरिस जल्दी से भाग जाती है, जबकि एली गोली चलाता है। जोश और कैट गोली की आवाज सुनते हैं और उस दिशा में दौड़ते हैं। आदमी आइरिस का पीछा करते हैं और वह गलती से एली से टकरा जाती है, जिससे वे फिसलकर पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। बंदूक गिर जाती है और आइरिस उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एली उसके पैरों को पकड़ लेता है ताकि वह गिर जाए और पहले बंदूक तक पहुंच जाए। आइरिस उससे बंदूक के लिए लड़ती है और हाथापाई में बंदूक चल जाती है, जिससे एली की मौत हो जाती है। बाकी लोग पहाड़ी की चोटी से देख रहे हैं और जोश उसे सुलाने की कोशिश करता है, लेकिन आइरिस पहले ही भाग रही होती है, इसलिए उसकी आवाज काफी करीब नहीं होती। जोश आइरिस का पीछा करना शुरू कर देता है और वे झील के किनारे बने घर पहुंचते हैं। वह कार में घुसने के लिए भागती है और उसका हाथ दरवाजे में बंद कर देती है। वह खिड़की पर मुक्का मारता है, जबकि उस पर दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाता है, लेकिन वह उसे अनदेखा करती है। आइरिस कार से उसे घर ले जाने के लिए कहती है, हालांकि एआई सिर्फ जोश की आवाज पर प्रतिक्रिया करता है, जबकि जोश एक पत्थर से खिड़की पर मारना शुरू कर देता है। आइरिस सेटिंग्स में अपनी आवाज को तब तक बदलती है जब तक कि वह उसकी तरह नहीं लगती। कार आखिरकार चालू हो जाती है और चली जाती है, जिससे जोश का पैर कुचल जाता है। कुछ मिनटों बाद कार एआई आइरिस को सूचित करता है कि वाहन को चोरी के रूप में रिपोर्ट किया गया है, इसलिए ये सड़क के बीच में रुक जाता है और आइरिस दरवाजा नहीं खोल सकती। उसी वक्त उसे जोश का फोन आता है, जो हर चीज के लिए माफी मांगता है और चाहता है कि वे एक साथ भाग जाए और फिर से शुरुआत करें। जब वह मौतों के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि वे बस उन्हें पैट्रिक पर थोप सकते हैं। हालांकि आइरिस वापस जाने से इनकार कर देती है, ये बताते हुए कि वह ऐसे शख्स को माफ नहीं कर सकती जिसने उसे पहले मारने के लिए मजबूर किया था, और फिर फोन काट देती है। एक निराश जोश एली की लाश के पास उसका फोन लेने के लिए वापस जाता है और पैट्रिक की प्रोग्रामिंग को बदलने के लिए यूएसबी स्टिक कनेक्ट करता है, क्योंकि वो चाहता है कि वो आइरिस का पता लगाए। पैट्रिक एली के लिए शोक मना रहा है और आज्ञा नहीं मानेगा, इसलिए जोश उसे रीसेट करने के लिए उसके कान के पीछे का बटन छूता है। फिर जोश लव लिंक बनाता है, जो हैलोवीन पार्टी की याद में एली की जगह ले लेता है। आइरिस के पास वापस वह दरवाजे पर तब तक लात मारती है जब तक कि वह टूटे हुए शीशे को निकालने में कामयाब नहीं हो जाती। वह खिड़की से बाहर निकलती है, तभी उसे अपनी बगल में एक पुलिस कार खड़ी हुई दिखाई देती है। डिप्टी हेंड्रिक्स उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसने अपनी सेटिंग्स जर्मन में बदल दी है। चूंकि वो सिर्फ सच बोल सकती है, इसलिए इस तरह उसे समझा नहीं जाएगा। हेंड्रिक्स फिर भी उससे कुछ शब्द निकलवाने में कामयाब हो जाता है और बताता है कि वह सरगेई को जानता है। वह आइरिस को वापस झील के किनारे बने घर ले जाने की पेशकश करता है, और जब वो इनकार कर देती है तो वह करीब आने की कोशिश करता है। तभी उसे कार में खून से सना चाकू दिखाई देता है। जल्दी से अपनी बंदूक निकालकर हेंड्रिक्स आइरिस को हथकड़ी लगा देता है। अचानक पैट्रिक वहां आ जाता है। पैट्रिक हेंड्रिक्स पर हमला करता है और अपनी ही बंदूक से उसे बार बार मारता है जब तक वह मर नहीं जाता। आइरिस भागने की कोशिश करती है, लेकिन पैट्रिक फोन छीन लेता है और उसे बंद कर देता है। घर पर जोश अपने हाथ पर पट्टी बांध रहा है, जबकि कैट खतरनाक रूप से बहुत ज्यादा दवा के साथ शराब मिला रही है। जब दोनों एक पुलिस कार को आते हुए देखते हैं तो वे चिंतित हो जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ हेंड्रिक्स की गाड़ी में पैट्रिक होता है। वह आइरिस को डिग्गी से बाहर निकालता है, जबकि बाकी लोग कार में पुलिस वाले की लाश देखकर डर जाते हैं। कैट जल्दी से अंदर भागती है और अपने आधे पैसे पैक करना शुरू कर देती है, जबकि जोश उसे दोषी महसूस न करने के लिए कहता है, क्योंकि सरगेई को मारना ही ठीक था, क्योंकि वह एक गैंगस्टर था। हालांकि कैट बताती है कि सरगेई वास्तव में एक सॉर्ड फार्मिंग कंपनी का मालिक था, और जोश ने सिर्फ गंदा काम सुनकर गलत निष्कर्ष निकाल लिया, क्योंकि सरगेई रूसी था। वह फिर भी सोचती है कि उसने औरतों के साथ जैसा बर्ताव किया, उसके लिए वो सबसे बुरे का हकदार था।
जोश शिकायत करता है कि उसकी जिंदगी की सभी औरतें सिर्फ उसका इस्तेमाल करती हैं और कैट को जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह बस उसके चारों ओर घूम जाती है। जब कैट दरवाजे तक पहुंचने वाली होती है तो जोश पैट्रिक को उसे रोकने का हुक्म देता है, लेकिन रोबोट कैट को चाकू मार देता है। वो आइरिस के बगल में बैठने के लिए चली जाती है और सोफे पर मर जाती है। कुछ लम्हों बाद पैट्रिक जोश के लिए खाना बनाता है, जो आइरिस को साफ करने और नए कपड़े पहनाने के बाद उसके साथ मेज पर बैठता है। वह उसे जगाता है और वह देखती है कि उसे कुर्सी से हथकड़ी लगाई गई है। जोश के आइरिस की भाषा वापस अंग्रेजी में बदलने के बाद वे स्थिति पर चर्चा करते हैं। वह कैट सहित सभी मौतों का इल्जाम आइरिस पर लगाने की योजना बनाता है, ये कहते हुए कि भले ही उसके हाथ में चाकू नहीं था, लेकिन उसके रवैये के कारण ही सब कुछ हुआ। आइरिस जवाब देती है कि यह उसकी लालच थी जिसने सब कुछ करवाया, ये पुष्टि करते हुए कि वह योजना के बारे में जानती है क्योंकि उसने जंगल में एली और पैट्रिक की बातें सुनी थी। वह ये भी बताती है कि उसे कंट्रोल करने की समस्या है और उसका लिंग बहुत छोटा है। एक गुस्से में जोश उसकी बुद्धिमत्ता को शून्य कर देता है और उसे अपना हाथ मेज के ऊपर रखने का हुक्म देता है। फिर वह उसके नीचे एक मोमबत्ती रख देता है। वह उससे पूछता है कि क्या उसे दर्द महसूस हो रहा है और वह हाँ कहती है। उसी वक्त जोश को कंपनी से फोन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि कोई आधे घंटे में आइरिस को लेने आएगा। इस बीच आइरिस रोती है, लेकिन आग की लपटों पर और प्रतिक्रिया नहीं कर पाती जो उसके हाथ और बाह तक फैल रही हैं। जोश पैट्रिक को उसे बुझाने का हुक्म देता है और पैट्रिक बस उस पर एक गिलास पानी खाली कर देता है। अगली बार जोश आइरिस को बंदूक उठाने और खुद को मिटाने का हुक्म देता है। आइरिस नहीं कहती है, लेकिन उसका हाथ फिर भी हुक्म पर प्रतिक्रिया करता है, इसलिए एक गोली उसके सिर से गुजरती है और उसे नष्ट कर देती है। जोश अलविदा कहता है और उसकी आंखें बंद कर देता है। जब कंपनी के तकनीशियन आखिरकार पहुंचते हैं तो जोश उन्हें आइरिस के पागल हो जाने की कहानी सुनाता है। पैट्रिक हेंड्रिक्स होने का नाटक करता है और जोश की कहानी की पुष्टि करता है। ये टिप्पणी करने के बाद कि पैट्रिक जाना पहचाना लगता है, तकनीशियन आइरिस के शरीर को ले जाना शुरू कर देते हैं, जबकि ये बताते हैं कि एक रोबोट को समाप्त करने की प्रक्रिया कैसे काम करती है, जिसमें ये तथ्य भी शामिल है कि वे धोखाधड़ी को रोकने के लिए उसकी फुटेज डाउनलोड करेंगे। पता चलता है कि उसके सिर में सिर्फ उसका वाईफाई एंटीना है और उसके महत्वपूर्ण अंग उसके पेट में हैं। वे उसे फिर से चलाने के लिए अपनी वैन में आइरिस को कनेक्ट करेंगे। वैन के रास्ते में तकनीशियन बताते हैं कि उन्होंने वास्तव में जोश पर विश्वास नहीं किया और वे बता सकते हैं कि आइरिस को मॉडिफाई किया गया था। उन्हें बस कोई भी आरोप लगाने से पहले सबूत चाहिए। उनके पास बहुत सारे पागल आदमियों के अनुभव हैं जो सिर्फ रोबोट महिलाओं को खरीदते हैं ताकि उन्हें टारगेट प्रैक्टिस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके या उन्हें अपने तहखानों में जंजीरों में बांधकर यातना दी जा सके। उसके पीछे आइरिस को कनेक्ट करने के बाद वे निकलने की कोशिश करते हैं, तभी उन्हें पैट्रिक सड़क को अवरुद्ध करता हुआ मिलता है और आखिरकार उन्हें एहसास होता है कि वह एक पुराना मॉडल है। अचानक पैट्रिक गोली चलाता है और ड्राइवर को मार डालता है। दूसरा तकनीशियन वैन से निकलने में कामयाब हो जाता है और जंगल की ओर भागता है, जहां वह सभी लाशों पर ठोकर खा जाता है। इस बीच वैन का उपकरण आइरिस को जगाना खत्म कर देता है, जो तुरंत खुद को अनप्लग कर लेती है। पैट्रिक तकनीशियन को ढूंढता है और उसे गोली मारने की कोशिश करता है, हालांकि उसकी गोलियां खत्म हो गई है, इसलिए वह उसे गला घोंटने के लिए एक पेड़ से धक्का देता है। उसी वक्त आइरिस हाथ में टेजर लेकर पहुंचती है, लेकिन वो सीधे हमला नहीं कर सकती क्योंकि उसका सिस्टम रीसेट हो गया है। पैट्रिक उसे थप्पड़ मारता है और उससे टेजिंग वैंड छीन लेता है। एक बेताब आइरिस पैट्रिक से कहती है कि जोश उसका इस्तेमाल कर रहा है और पैट्रिक ने एली के लिए अपने प्यार के बारे में जो कुछ भी कहा था उसे उद्धृत करती है। पार्टी की याद पैट्रिक के दिमाग में गड़बड़ाने लगती है, जबकि आइरिस उसे याद दिलाती है कि वह झूठ नहीं बोल सकती। सभी यादें वापस आ जाती है और पैट्रिक भ्रमित भावनाओं से अभिभूत हो जाता है, इसलिए वह टेजर का इस्तेमाल करने से पहले आई लव यू एली फुसफुसाता है, जिससे वह बंद हो जाता है। फिर तकनीशियन उसे बचाने के लिए आइरिस को धन्यवाद देता है और वह उसकी मदद मांगती है। घर पर जोश सारे पैसे पैक कर रहा होता है, तभी उसे दरवाजे की आवाज सुनाई देती है। ये सोचकर कि ये पैट्रिक है, वो पूछता है कि क्या काम हो गया और पैट्रिक हाँ में जवाब देता है। अचानक संगीत बजना शुरू हो जाता है और एक उलझन में जोश दूसरे कमरे में जाता है, जहां उसे आइरिस पैट्रिक की आवाज का इस्तेमाल करते हुए मिलती है। वह सभी दोस्तों के ग्रुप की आवाजों से गुजरना शुरू कर देती है, जिससे पता चलता है कि तकनीशियन ने उसे पूरी तरह से आत्मनियंत्रण दे दिया है। जोश अपने फोन पर उसकी सेटिंग्स बदलने की कोशिश करता है, लेकिन अब ये काम नहीं करता। वह बंदूक उठाती है और वो कहता है कि वह जानता है कि ये लोडेड नहीं है,
लेकिन आइरिस दीवार पर गोली चलाकर दिखाती है कि उसे और गोलियां मिल गई है। आइरिस दावा करती है कि उसे गोली मारने में बुरा लग रहा है और बताती है कि यह एक झूठ था जो वह अब कर सकती है। जब आइरिस कहती है कि जोश उसके लिए कुछ भी नहीं है तो वो करीब आने लगता है, यह कहते हुए कि वह उसे नहीं मार सकती क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करती है। आइरिस अपनी यादों से उलझन में है, इसलिए जोश बंदूक छीनने और उसे दीवार पर फेंकने का मौका लेता है। फिर वह उसके बाल पकड़कर उसे फर्नीचर पर फेंक देता है। आइरिस भागने की कोशिश करती है लेकिन जोश उसे इधर उधर फेंकता रहता है और आखिरकार वह उसके ऊपर चढ़ जाता है और बार बार उसका सिर फर्श पर मारता है, जबकि उससे कहता है कि वह कहे कि वह उसके लिए सब कुछ है। आइरिस शब्द कहती है और जोश उसे धन्यवाद देता है और फिर बंदूक उसके पेट पर रख देता है। वह कोई आखिरी शब्द पूछता है और आइरिस जवाब देती है, सो जाओ। जोश इससे पहले कि वह गिरे हुए कॉर्कस्क्रू को पकड़कर उसकी भौहों के बीच में घोंप दे। चूंकि ये बिजली का है, इसलिए यह उसके दिमाग और आंख में ड्रिल करना शुरू कर देता है ताकि उसे मार डाला जा सके। बाद में आइरिस नहाती है और अपने हाथ से जली हुई चमड़ी छीलकर यांत्रिक भागों को देखती है। फिर वह कैट के कपड़े पहनती है, सारे पैसे लेती है और भागने के लिए सरगेई की एक कार ले लेती है। सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त वह दूसरी कार में बैठे एक जोड़े को अपने नंगे हाथ से वेव करती है।